नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो है आरोप के संबंध में। ठीक है, पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आरोप को देखा कि आरोप की परिभाषा क्या है, आरोप का उद्देश्य क्या है और आरोप यानी चार्ज और एलिगेशन में क्या अंतर है। ठीक है, आज दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें आज हम देखेंगे कि आरोपों का प्रारूप यानी फॉर्म ऑफ चार्जेस क्या है। आरोपों का प्रारूप का मतलब है दोस्तों, न्यायालय जो कोर्ट है वह जो आरोप है उसका कैसा स्वरूप होगा, क्या क्या उसमें आवश्यक जानकारी होगी, इसका निर्धारण करता है। ठीक है, इसी के दोस्तों आरोपों का जो प्रारूप है, जो फॉर्म ऑफ चार्जेस हैं, इसी के अंतर्गत एक प्रावधान दिया गया है जो है धारा 234, जिसमें आरोप की अंतर्वस्तु यानी कंटेंट्स ऑफ चार्ज के संबंध में बात की गई है। ठीक है, इसमें आरोप से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां है उसके बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आरोप की अंतर्वस्तु क्या है। धारा 234 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 234 है, उसमें आरोप की अंतर्वस्तु यानी कंटेंट्स ऑफ चार्ज के संबंध में बात की गई है। यानी जो भी आरोप न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है उसमें क्या क्या जानकारियां होंगी, क्या क्या आवश्यक बातें उसमें लिखी होंगी। ठीक है, तो इन सभी चीज के बारे में आरोप की अंतर्वस्तु में बताया गया है। ठीक है, जैसे पहला है इसमें अपराध का उल्लेख। तो अपराध के बारे में उल्लेख है, जो भी अपराध जो है न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, यानी फॉर्मल एक्यूजेशन, जो भी न्यायालय द्वारा अभियुक्त के खिलाफ जो है अपराध निर्धारित किया जाता है, जिसे बोलते हैं दोस्तों फॉर्मल एक्यूजेशन। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, फॉर्मल एक्यूजेशन यानी औपचारिक आरोप। ठीक है, तो अपराध का उल्लेख प्रत्येक आरोप में उस अपराध के बारे में उल्लेख किया होगा जिससे जो है अभियुक्त आरोपित है, यानी जो कि अभियुक्त पे लगे हैं आरोप। ठीक है, जैसे एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, इस पे चोरी का आरोप है, तो चार्ज में यह स्पष्ट लिखा जाएगा कि उस पर चोरी का अपराध आरोपित है। केवल यह लिख देना कि एक्स नाम के व्यक्ति ने अपराध किया यह पर्याप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यदि एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, उस पर चोरी का आरोप है, तो जो चार्ज है, जो चार्ज में लिखा जाएगा वह स्पष्ट लिखा जाएगा कि इस एक्स नाम के व्यक्ति पे चोरी का अपराध जो है आरोपित है। केवल यह लिख देना कि एक्स ने अपराध किया है यह पर्याप्त नहीं होगा। तो ये हो गया पहला, अपराध का उल्लेख। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें दूसरा है अपराध का नाम। अपराध का नाम, यदि विधि उस अपराध को कोई विशिष्ट नाम देती है तो आरोप में उसी नाम का उल्लेख किया जाएगा। यदि विधि जो है, यदि कानून जो है उस अपराध को कोई विशिष्ट नाम देती है, यानी मानो कोई भी अपराध हुआ और विधि के अनुसार उसे कोई विशिष्ट नाम दिया गया है, तो जो आरोप है, जो चार्ज है, चार्ज में उसी का नाम जो है उल्लेख किया जाएगा, उसी अपराध का नाम जो है उल्लेख किया जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यदि ए ने बी के घर से 30,000 रुपये चुराए तो चार्ज में स्पष्ट रूप से चोरी यानी थेफ्ट लिखा जाएगा, न कि केवल अवैध कार्य। ठीक है, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, बी नाम का कोई व्यक्ति है, अब ए नाम के व्यक्ति ने इस बी नाम के व्यक्ति के घर से 30,000 रुपये जो है चुराए, तो जो ए पे ये चार्ज लगेगा इसमें स्पष्ट रूप से चोरी यानी थेफ्ट लिखा जाएगा, न कि केवल इतना लिख देंगे कि अवैध कार्य। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि चोरी, थेफ्ट। तो अपराध का नाम हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट है इसमें नाम न होने पर विवरण। नाम न होने पर विवरण, यदि विधि उस अपराध का कोई विशिष्ट नाम नहीं देती है तो उसका ऐसा विवरण दिया जाएगा जिससे अभियुक्त आरोप को समझ सके। ठीक है, यदि विधि यानी जो कानून है, यदि उस अपराध का कोई अपराध हुआ है उसका जो विशिष्ट नाम नहीं देती तो उसका जो है ऐसा विवरण दिया जाएगा जिससे जो अभियुक्त है वह आरोप को समझ सके। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, किसी व्यक्ति पर आरोप है कि उसने एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य के पालन से रोकने के लिए बल प्रयोग किया। यदि केवल अपराध का नाम लिखने से बात स्पष्ट नहीं होती तो चार्ज में घटना का विवरण दिया जाएगा कि किस अधिकारी को कब और किस प्रकार से रोका गया। ठीक है, तो इसके कहने का सिंपल सा एक मतलब है
कि नाम न होने पर विवरण के संबंध में बात कर रहा है कि यदि कानून उस अपराध का कोई विशिष्ट नाम नहीं देती है, यदि कानून उस अपराध को, कोई अपराध जो हुआ है, यदि उसका कोई विशिष्ट नाम नहीं देती है तो उसका ऐसा विवरण दिया जाएगा कि जिससे जो अभियुक्त है तो वो उस आरोप को समझ सके कि मेरे पे कौन सा आरोप लगा है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति पे आरोप लग गया कि उसने एक जो लोक सेवक है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उसको उसके कर्तव्य के पालन से रोकने के लिए उस पर बल का प्रयोग किया। यदि केवल अपराध का नाम लिखने से बात जो है स्पष्ट नहीं होती तो चार्ज में उस पूरी घटना का विवरण दिया जाएगा, उस पूरी घटना को बताया जाएगा कि किस अधिकारी को कब और किस प्रकार से रोका गया। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है विधि और धारा का उल्लेख। विधि और धारा का उल्लेख, जिस कानून और धारा के अंतर्गत अपराध दंडनीय है उसका उल्लेख आरोप में किया जाएगा। तो जिस भी कानून और जिस भी धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो दंडनीय है तो उसका उल्लेख उस आरोप में, उस चार्ज में किया जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यदि एक्स नाम के व्यक्ति पर चोरी का आरोप है तो केवल चोरी लिखना पर्याप्त नहीं होगा, चार्ज में यह भी लिखा जाएगा कि यह जो अपराध है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की संबंधित धारा के अंतर्गत जो है दंडनीय है। ठीक है, तो यदि एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, इस पे चोरी का जो है आरोप लगाया तो केवल जो चोरी लिखना जो है चार्ज में पर्याप्त नहीं होगा, ये सफिशिएंट नहीं है। चार्ज में यह भी लिखा जाएगा कि जो ये अपराध है, जो ये ऊपर चोरी अपराध बताया गया है, यह जो अपराध है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा के अंतर्गत जो है दंडित है। कौन सी, जिस भी धारा में इसे दंडनीय बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा का उल्लेख पर्याप्त सूचना माना जाएगा। यानी आरोप में विधि और धारा का उल्लेख सामान्यतः यह माना जाएगा कि अभियुक्त को आरोप की पर्याप्त जानकारी दे दी गई है। तो आरोप में जो भी चार्ज है उसमें विधि और धारा का उल्लेख, जो भी कानून है, विधि यानी कानून और जो धारा है उसका उल्लेख यह माना जाएगा कि जो अभियुक्त है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, उसको आरोप की जो है पर्याप्त जानकारी दे दी गई है, यानी जो भी उस पर चार्ज लगे हैं उसकी उसे पर्याप्त जानकारी दे दी गई है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, यदि चार्ज में लिखा है कि ए पर चोरी का आरोप है तथा यह अपराध बीएनएस की धारा के अंतर्गत दंडनीय है तो सामान्यतः यह माना जाएगा कि ए को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति की पर्याप्त जानकारी मिल गई है। ठीक है, यदि चार्ज में लिखा है, यदि चार्ज में लिखा है कि ए पर जो है चोरी का आरोप है और यह अपराध जो है बीएनएस की संबंधित धारा के अंतर्गत जो है दंडनीय, और उसमें यह भी बता दिया कि जो ये अपराध है ये बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है उसके अंतर्गत दंडनीय है, जो भी संबंधित उससे धारा है, तो सामान्यतः यह माना जाएगा कि ए को, जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो अभियुक्त है, उसे उसके विरुद्ध जो लगाए गए आरोप हैं, जो उसके खिलाफ लगाए गए आरोप हैं, जो चार्जेस हैं, उनकी पर्याप्त जानकारी जो है उसे मिल चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है आरोप न्यायालय की भाषा में होगा। यानी चार्ज जो है न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, जो चार्ज है वह न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, जैसे यदि किसी न्यायालय की कार्यभाषा हिंदी है तो चार्ज जो आरोप है वो हिंदी में लिखा जाएगा। यदि न्यायालय की जो कार्यभाषा है वह अंग्रेजी है तो चार्ज अंग्रेजी में लिखा जाएगा। तो आरोप जो है न्यायालय यानी कोर्ट की भाषा में लिखा जाएगा। जिस न्यायालय में कार्यभाषा हिंदी है वहाँ पे हिंदी में चार्ज लिखा जाएगा, जिस न्यायालय की कार्यभाषा अंग्रेजी है तो वहाँ पे चार्ज जो है इंग्लिश में लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति पहले किसी अपराध में दोषी ठहराया जा चुका है और बाद में वह फिर अपराध करता है तथा कानून जो है उसकी पूर्व दोष सिद्धि के आधार पर उसे अधिक या भिन्न प्रकार की सजा देने की अनुमति देता है, तो उसकी पूर्व दोष सिद्धि का जो तथ्य है, जो तारीख है और स्थान भी उस चार्ज में उल्लेखित किया जाएगा, यानी उस चार्ज में लिखा जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति पहले किसी अपराध में दोषी जो है ठहराया जा चुका है और बाद में वह जो है फिर अपराध कर रहा है, तो जो कानून है उसकी पूर्व दोष सिद्धि, जब वो पहली बार दोष सिद्ध पाया गया था, उस आधार पे जो है उसे अधिक या भिन्न प्रकार की सजा देने की जो है अनुमति देता है।
तो उसकी जो उसकी उस पूर्व दोष सिद्धि का जो तथ्य है, जो तारीख है और जो स्थान है, वह भी उस चार्ज में मेंशन किया जाएगा। ठीक है, वह भी आरोप में उल्लेखित किया जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है एक्स नाम का एक व्यक्ति है। यह वर्ष 2022 में चोरी के अपराध में दोष सिद्ध हो चुका था। अब वर्ष 2026 में यह पुनः चोरी करता है। यदि कानून दूसरी बार अपराध करने पर अधिक सजा का प्रावधान करता है तो एक्स की जो पूर्व दोष सिद्धि का विवरण है वह भी चार्ज में लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, इसने 2022 में जो है चोरी की और ये चोरी के अपराध में जो है दोष सिद्ध पाया गया। अब ये 2026 में वह जो है पुनः चोरी करता है। यदि कानून अब इसे दूसरी बार अपराध करने पर अधिक सजा का प्रावधान करता है, यदि कानून इसे अधिक सजा देना चाहता है दूसरी बार, तो एक्स नाम के जो व्यक्ति है, जो पहले भी दोष सिद्ध ठहराया जा चुका है, तो इस एक्स की पूर्व दोष सिद्धि का विवरण, इसकी जो पूर्व दोष सिद्धि है इसका पूरा विवरण भी चार्ज में लिखा जाएगा, चार्ज में उसे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 234, जिसमें दोस्तों आज हमने कंटेंट्स ऑफ चार्ज को पढ़ा। कंटेंट्स ऑफ चार्ज यानी आरोप की अंतर्वस्तु। इसमें दोस्तों यह बताया गया है कि आरोप में अपराध के उल्लेख के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब दोस्तों आरोप में अपराध के उल्लेख को तो बता दिया गया है धारा 234 में। अब सवाल ये उठता है कि अपराध जो है वह किस जगह पे हुआ है, किस स्थान पे हुआ है, किस समय हुआ है, किस व्यक्ति के विरुद्ध हुआ है या किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। इसके बारे में दोस्तों हम इसकी जो नेक्स्ट धारा है धारा 235 उसमें इसके संबंध में हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।